बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 सितंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 561 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रोमेनिया ने बिल आखिर तस्लीम कर लिया कि हाँ जी, यूक्रेन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था, रशिया का कोई ड्रोन या फिर ड्रोन का मलबा हमारी टेरिटरी की जानिब आया तो है, लेकिन हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट हो चुकी हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रोमेनिया के, उन्होंने भी इस साइट का दौरा किया। तो रोमेनिया ने ये कहा कि हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर हमारी इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में ये सामने आया कि रशिया ने जानबूझकर रोमेनिया की टेरिटरी को टारगेट करने की कोशिश की है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रशिया ने जानबूझकर नेटो की टेरिटरी को टारगेट नहीं किया और ये हादसा था एक्सीडेंटली, ये जो ड्रोन के टुकड़े हैं ये हमारी टेरिटरी के अंदर आकर गिर गए, तो फिर हम रशिया को माफ़ कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, स्पेशली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि जब से ये जंग स्टार्ट हुई तो वो यही ख्वाहिश लेकर और यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नेटो और रशिया डायरेक्ट हो जाए। इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे जो ही सामने आएंगे तब कुछ क्लियर होगा, लेकिन नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट्री सेशन से खिताब करते हुए आज नेटो के चीफ ने रोमेनिया के अंदर ये जो ड्रोन का मामला डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि क्या आर्टिकल 5 का इतलाक हो जाएगा, दूसरी मरतबा, एक मरतबा हो चुका है 9/11 पर ये आर्टिकल 5 जो है इसका इतलाक हुआ था, लेकिन ये दूसरी मरतबा होगा कि अगर नेटो अपना आर्टिकल 5 जो है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जिस तरह की गुफ्तगू नेटो के चीफ ने की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The concrete question about the drone, the possible drone. The Romanian authorities have confirmed and informed NATO about that debris from a potential possible drone have been found near the border with Ukraine. They informed NATO allies in a regular meeting yesterday about all their findings, and the investigation is going on, and it demonstrates the risk of incidents and accidents. We don't have any information indicating any intentional attack by Russia. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि नो साइंस ऑफ इंटेंशनल अटैक ऑन रोमेनिया। रोमेनिया के ऊपर रशिया के इंटेंशनल अटैक के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन नेटो के चीफ ने कहा कि रोमेनिया अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशंस के नताइज सामने आने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हमारे सामने हैं, नेटो के चीफ ने कहा, उनको देखकर ये लगता है कि रशिया का एग्रेशन नहीं था, बल्कि एक्सीडेंटली रशिया के ड्रोन के कुछ टुकड़े जो हैं वो रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर आकर गिर गए। एग्रेशन तो रशिया का है, आप देखना नहीं चाहते वो अलग बात है कि आपने आंखें बंद कर ली, वरना रशिया का एग्रेशन तो साफ नजर आ रहा है। आपको मालूम है कि जब से ग्रेन की डील से रशिया बाहर निकला तब से लेकर आज तक रशिया की जानिब से शायद ही कोई दिन खाली गया हो कि रशिया ने ओडेसा की स्पोर्ट को टारगेट ना किया हो, जिसके एक जानिब रोमेनिया है, नेटो टेरिटरी है, और दूसरी जानिब डैन्यूब रिवर के दूसरी जानिब जो है ये पोर्ट है जिसे तवातर के साथ रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है। और रोमेनिया की जानिब से हर मरतबा वार्निंग सामने आती है कि ख्याल करना नेटो टेरिटरी है, अगर तुम्हारे से ज़रा सी भी गलती हो गई तो तुम्हें मालूम है कि नेटो का जो हाईनास का टोला है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो लो हो गई रशिया से गलती, क्या कर लिया तुमने। ना सिर्फ ये गलती, बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि आज भी रशिया ने इसी पोर्ट को दोबारा से टारगेट किया, ये जानते हुए कि कितने ज़्यादा टेंस हैं। नेटो ममालिक ने सर जोड़ रखे हैं। रोमेनिया ने नेटो ममालिक को ब्रीफिंग भी दे दी है। ये जो ड्रोन के टुकड़े गिरे रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर, नेटो की टेरिटरी के अंदर, इस पर रोमेनिया की जानिब से नेटो ममालिक के सरबराहान को ब्रीफिंग भी दी गई है, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। इसके बावजूद आज भी रशिया की जानिब से इसी पोर्ट को दोबारा से टारगेट किया गया। ना सिर्फ ओडेसा की ये पोर्ट, बल्कि रशिया ने डोनेट्स्क रीजन के अंदर 285 यूक्रेनियों को गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 285 यूक्रेनी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डोनेट्स्क रीजन के अंदर हलाक हुए रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक। और यूक्रेन के ट्रेनिंग बेस को भी टारगेट करने का दावा रशिया की जानिब से सामने आया। और काउंटर ऑफेंसिव किसका चल रहा है, आपको पता है कि काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का चल रहा है। ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बहुत अच्छा चल रहा है। आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवाया भी कि किस तरह से जो एंटनी ब्लिंकन हैं
जो कि कीव के दौरे पर थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि वाह 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 वाह, बड़ा ज़बरदस्त आपका काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, किस तरह से आप तेज़ी के साथ इलाके अपने कंट्रोल करते जा रहे हैं, बिजली की रफ्तार है यूक्रेन के फौजियों की। एंटनी ब्लिंकन ने बड़ी तारीफें की काउंटर ऑफेंसिव की, और अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी कुछ इसी तरह की बातें, कुछ इसी तरह का मक्खन यूक्रेन को लगाया। किन अल्फाज में लगाया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। No one ever said that this was going to be easy, the offensive. It was clearly stated that this was going to be a bloody, difficult and hard offensive. Because what we have seen is, of course, that the Russians have prepared defensive lines, layers of defensive lines. So it was obvious that this was going to be extremely difficult. But the Ukrainians decided to launch the offensive because they are going to liberate their land. And they are making progress. And we also need to remember the starting point. And the starting point was that when the invasion happened, the full-scale invasion happened in February, we were told by most experts that Kiev would fall within days and Ukraine would fall within weeks. The Ukrainians proved them wrong. And then the same experts that told us that Ukraine will fall within weeks are complaining about the speed of the offensive. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने बगैर नाम लिए उन इत्तेहादियों को लेक्चर झाड़ दिया जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम यहां पर ब्रसल्स के अंदर बैठकर अगर लेक्चर झाड़ेंगे यूक्रेन को तो फिर बुरी बात है। यूक्रेन जो है वो हमें डिफेंड कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद हम प्रोवाइड करें। मशवरा दे सकते हैं लेकिन हम मजाक नहीं उड़ा सकते। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव गेंद पकड़ रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है। यूक्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रशिया से अपने इलाके वापस ले रहा है, जो कि आसान बात नहीं है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन का ही काम है कि काउंटर ऑफेंसिव को इतने अच्छे तरीके से यूक्रेन एक डेकोरम के साथ लेकर चल रहा है, और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो मोमेंटम भी पकड़ता जा रहा है। इसलिए आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। ऑलरेडी जो दिमित्रो कुलेबा हैं वो शट अप भी बोल चुके हैं। मैंने आपको सुनवाया था कि दिमित्रो कुलेबा ने जब यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि शट अप, जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपनी बकवास बंद रखें। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। газовый баллон. ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है ये है रोस्टोव ऑन डॉन, रशिया का रीजन है जो कि अज़ोव सी के करीब है। रोस्टोव रीजन, यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दौरे भी करते रहते हैं, क्योंकि रशिया की एक मिलिट्री बेस है, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है रशिया के फौजियों का, जहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी कई मरतबा आ चुके हैं, इस जंग के दौरान भी आ चुके हैं। और यहाँ पर यूक्रेन का ये ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ, और ये है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो कि अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर यूक्रेन रशिया को टारगेट करने में मसरूफ क्यों है, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव की दाल तो गलती भी नजर नहीं आ रही। तो यही तरीका है कि या तो नेटो को इस जंग में ड्रैग कर लो, या फिर इतने ज्यादा हमले करो, रशिया के अंदर इतने ज्यादा हमले करो, हेडक्वार्टर्स को टारगेट करने की कोशिश करो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करो, क्रेमलिन को टारगेट करने की कोशिश करो, इतना तंग करो रशिया को कि रशिया आखिर गुस्से में आ जाए, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नेटो से भिड़ जाएं। सिर्फ यही मूड है, यही प्लान है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। बाकी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक जो है वो पूरी दुनिया जान चुकी है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव एक फेलियर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग जो हैं वो यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि अब आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बात की, दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी जो है वो अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर है रशिया की। लेकिन नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने नई रैंकिंग जारी की है, ये सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। And we have to remember the starting point. The starting point is that the Russian army used to be the second strongest in the world. And now the Russian army is the second strongest in Ukraine. And that's quite impressive by the Ukrainians. And that's the courage, the will, the commitment, the determination of the Ukrainian soldiers that are making this possible. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि रशिया की आर्मी किसी दौर में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हुआ करती थी, लेकिन अब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूक्रेन रह चुकी है रशिया की आर्मी। यानी कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक दुनिया की ताकतवर आर्मी
यूक्रेन की है। मैं आपको इंटरनेशनल रैंकिंग बता दूं कि यूक्रेन की आर्मी इस जंग से कबल 23वें नंबर पर हुआ करती थी पावर के एतबार से, लेकिन जो रीसेंट रैंकिंग जारी की गई यानी कि 2022 के लास्ट में दिसंबर में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें यूक्रेन की आर्मी 23वें से आ गई 15वें नंबर पर। उसकी वजह क्या है आपको मालूम है? उसकी वजह है नेटो ममालिक की भर भर कर मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वजह से जंग के दौरान यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर है वो 23वें से 15वें नंबर पर आ गई। तो ये यूक्रेन की आर्मी नहीं है, मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि नेटो की आर्मी है। पूरे के पूरे नेटो का जो अलायंस है ये उसकी आर्मी को आप कंपेयर कर रहे हैं अकेले रशिया की आर्मी से। और फिर तो नंबर 1 जो है वो पूरे के पूरे हाइनास का जो टोला मिल जाए अगर, और वो एक पहलवान अपना तैयार करे, आज से नहीं बल्कि 2014 से। ये बात भी खुद नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कही थी कि हम 2014 से यूक्रेन के फौजियों को जिम लगवा रहे हैं, यूक्रेन को हम भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये रशिया से लड़ सके और क्राइमिया वापस ले सके। अब क्राइमिया तो वापस मिला नहीं बल्कि 4 इलाके भी हाथ से निकल गए। नेटो के चीफ की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। Didn't start in February last year. The war started in 2014, and since 2014, NATO allies have provided support to Ukraine with training, with equipment, so the Ukrainian armed forces were much stronger in 2022 than they were in 2014, and of course that made a huge difference when President Putin decided to attack Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने बता दिया कि ये जंग किसने स्टार्ट की थी, किसका मंसूबा था, यूक्रेन को जिम क्यों लगवाया जा रहा था, यूक्रेन को ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जा रही थी, क्या मंसूबा था। रशिया बार बार कहता है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बारहा कहा, इस ऑपरेशन के कंडक्ट करने से कबल भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि हमें नेटो मैं स्मेल कर सकता हूँ, नेटो का जो थ्रेट है वो यूक्रेन के अंदर मैं स्मेल कर सकता हूँ, इसलिए हमने यूक्रेन को डीनाजिफाई करना है, यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, वरना इससे पहले कि यूक्रेन हमारे ऊपर हमला करे ये ऑपरेशन कंडक्ट करना हमारी मजबूरी बन चुका था। वरना नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जिस तरह से यूक्रेन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन को मदद, इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नेटो का जो ब्लॉक है, ये जो अलायंस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यूक्रेन का कंधा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था और बिल्कुल दुरुस्त थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। और ये बातें अब खुद नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और नेटो के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये बातें अब अपने मुंह से तस्लीम करने लगे हैं कि हम 2014 से यूक्रेन को तैयारी करवा रहे थे। क्यों तैयारी करवा रहे थे? कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होना था, कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कंपटीशन होना था, रशिया पर हमला करने के लिए तैयारी करवाई जा रही थी और आज तक करवाई जा रही है। 150 जो ड्रोन्स हैं वो फ्रांस ने अनाउंस किया कि ठीक है, तुम मॉस्को को टारगेट करते हो, इनसाइड रशिया, डीप इनसाइड रशिया हमले करते हो, ये लो हमारे ड्रोन्स, हम आपको तोहफा देते हैं। 150 जो फ्रांस के ड्रोन्स हैं वो आने वाले दिनों में यूक्रेन पहुंच जाएंगे। अमेरिका की जानिब से जो एंटनी ब्लिंकन का अभी रिसेंटली दौरा हुआ कीव का, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का, तो जो पैकेज अनाउंस किया है अमेरिका ने $1 बिलियन की मदद, इमदाद का ऐलान मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि एंटनी ब्लिंकन ने किया। इस सरप्राइज विजिट के दौरान इस $1 बिलियन की मदद, इमदाद के अंदर ना सिर्फ हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, ना सिर्फ एब्राम M1 टैंक है, बल्कि डिप्लीटेड यूरेनियम वाला जो गोला है वो भी इस टैंक के लिए अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पर रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जिस तरह की हरकतें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से की जा रही हैं तो दूर नहीं है कि जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हुए बगैर बातचीत की टेबल पर नहीं आएगी। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया की जानिब से भी एक अनाउंसमेंट सामने आई। बरतानिया जो है वो अपनी रॉयल नेवी के जो शिप्स हैं वो ब्लैक सी रवाना कर रहा है और ये जो शिप्स हैं बरतानिया के, ये आकर यहाँ पर जो माइंस हैं उनको क्लियर करने में यूक्रेन को असिस्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जब से रशिया ग्रेन की डील से बाहर निकला तो रशिया ने वार्न कर रखा है कि ब्लैक सी के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर था, ग्रेन की डील की वजह से जो तय पाया था रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, ग्रेन की डील हुई थी तुर्की की सालसी में, तो अब वो ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है उसकी आड़ में कश्तियाँ इधर उधर जाना, ये मजाक अब बंद होना चाहिए। तुर्की की जानिब से भी अपने नेटो एलाइज को वार्न किया गया है कि ब्लैक सी को आपने इस तरह से अब इस्तेमाल नहीं करना, ये इतना ज़्यादा महफूज नहीं रहा। जब से रशिया ग्रेन की डील से बाहर निकला है तो ब्लैक
सी इतना ज़्यादा महफूज नहीं रहा। इसके बावजूद भी रशिया और तुर्की की वार्निंग के बावजूद भी बरतानिया की जानिब से ये जो रॉयल नेवी के शिप्स हैं ये रवाना किए जाएंगे ब्लैक सी। अब रशिया इन शिप्स को टारगेट करे ना करे, लेकिन यूक्रेन को एक बड़ा अच्छा मौका, एक और मौका मिल रहा है कि नेटो को इस जंग में यूक्रेन ड्रैग कर सकता है और शिप्स को टारगेट करने में यूक्रेन माहिर है। आपको मालूम है कि यूक्रेन के पास कुछ नेवल ड्रोन्स भी हैं, फ्री के नेवल ड्रोन्स हैं, कुछ कागजी जो ड्रोन्स हैं, गत्ते के ड्रोन्स वो भी हैं। और यूक्रेन की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ब्लैक सी के अंदर इस तरह की तखरीबकारियाँ पहले रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब रॉयल नेवी के जो शिप्स हैं ये बना बनाया गेम है यूक्रेन के लिए। अगर नेटो को इस जंग में ट्रैक करने की एक और कोशिश यूक्रेन करना चाहता है तो एक गोल्डन चांस जो है वो ऋषि सुनक की जानिब से यूक्रेन को एक और चांस प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो रोमेनिया की जानिब से स्टार्ट की गई हैं, इनके नताइज तो मैंने आपको बता दिए, मैंने क्या बल्कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बता दिए कि इन इन्वेस्टिगेशंस के क्या नताइज सामने आने वाले हैं। जाहिर है ये आपस में कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो दादा कहेंगे उस तरह की स्टेटमेंट जारी कर दी जाएगी रोमेनिया की जानिब से। और स्टेटमेंट वही होगी कि एग्रेशन नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था कि रशिया के ड्रोन के टुकड़े रोमेनिया की टेरिटरी में अंदर आकर गिर गए। दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर G20 समिट सैटरडे और संडे को होगा। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होगा, लेकिन बिल्कुल फीका सा ये G20 समिट है क्योंकि न रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, ना ही चाइना के सदर शी जिनपिंग शिरकत करेंगे। चंद ममालिक जो हैं, जो नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो शिरकत करने वाले हैं। भारत में न्यू दिल्ली के अंदर इस समिट के अंदर अभी जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से अभी तक जो है वो 100% कन्फर्मेशन भी सामने नहीं आई। जैसे डूडा हैं इंडोनेशिया के सरबराह, उनकी जानिब से भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई। और जो MBS हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया कि क्या वो G20 के समिट में शिरकत करेंगे या फिर नहीं। बहरहाल नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर रशिया के पड़ोस में दो ममालिक के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, उन पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।